आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबुद्धिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय तुभ्यं नमः शशिसमुज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव श्री 1008 मूल नायक नेमिनाथ भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य परम वंद्य सारस्वत कवि श्रवणाचार्य श्री विभव सागर जी महाराज जी की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। एक कंपनी थी, उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते थे। एक दिन जो कंपनी का ओनर था, जो हेड था, उसने मीटिंग अरेंज की। दैट वाज द टाइम ऑफ एनालिसिस। और उस दिन कंपनी का टॉपिक था, मीटिंग का टॉपिक था कि कंपनी में जो जो चल रहा है उसका एक एनालिसिस रिपोर्ट क्रिएट करना है। तो जो कंपनी का हेड था उसने सबकी मीटिंग ली और उसने उस दिन बोला कि अभी तक कंपनी ने क्या किया वो आपको नहीं कहना है। नॉर्मली कोई एनालिसिस होता है तो हर एक व्यक्ति जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट है अथवा सेल्स डिपार्टमेंट है अथवा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो अपना अपना रिपोर्ट सामने रखते कि अभी तक ऐसा ऐसा रहा ऐसा। तो उस दिन जो ऑनर थे उसने आते ही बोल दिया कि आज आपको ये नहीं बताना है कि अभी तक का कंपनी का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। और सब लोग वही प्रिपेयर करके आए थे अपने अपने डिपार्टमेंट का। आपको ये भी नहीं बताना है कि आगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट कंपनी में किया जाए जिससे आगे कंपनी और अच्छे से वर्क करे अथवा कंपनी और अच्छे लेवल तक पहुँचे अथवा उसके शेयर्स के रेट मार्केट में बहुत बढ़े। तो आपको कंपनी के प्रोग्रेस के लिए भी कुछ भी नहीं कहना है और अभी तक क्या प्रोग्रेस किया वो भी नहीं कहना है। यानी ना आपको पास्ट बताना है ना आपको कंपनी का प्रोग्रेस के लिए फ्यूचर बताना है। आपको तो सिर्फ ये बताना है कि कंपनी पूरी डाउनफॉल हो जाए, राइट, यानी पूरी कंपनी डूब जाए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो बताओ। क्या बोला कि कंपनी पूरी डूब जाए उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। या आज ये कंपनी को हमको नष्ट नाबूद करना है, पूरी डूब जाए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो बता दीजिए। तो सब लोग बॉस के सामने देखने लगे कि इतनी बड़ी कंपनी का ऑनर है, राइट, इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर होके भी ये बोल रहा है कि कंपनी डूब जाए तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सब साइलेंट हो गए कि सर हाउ दिस इज़ पॉसिबल। तो उन्होंने बोला मुझे ना इफ सुनना है ना बट सुनना है, वाई सुनना है, कुछ भी नहीं सुनना है, जस्ट गिव मी द लिस्ट बता दीजिए कि किस तरह से कंपनी डूब सकती है। वो सारे रीज़न और सब कुछ बताना स्टार्ट करिए अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो सब लोग 1 मिनट के लिए कुछ नहीं बोले क्योंकि जो जो आया था वो सोच के आया था कि पास्ट का ये रिपोर्ट है
और फ्यूचर में कंपनी और ऐसे ऐसे इम्प्रूव कर सकती है, उसके लिए हर एक व्यक्ति वैसे वैसे अपनी एक लिस्ट बना के लाए थे। बट ऑनर ने बात ही चेंज कर दी। तो किसी ने बोला कि सर कंपनी को थोड़ी डुबाना है, हमको तो आगे बढ़ाना है, तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बोले मैंने जो बोला उतना कीजिए, जस्ट गिव मी द पॉइंट्स कि कंपनी मुझे डुबानी है और कैसे डूब सकती है वो बता दीजिए। तो अब सर थे, ऑनर थे, और आपने यदि नहीं बताया कि कंपनी कैसे डूब सकती है तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। यदि आपने ईमानदारी से नहीं बताया कि कंपनी कैसे कैसे डूब सकती है, तो नहीं बताया तो आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो पर आपकी तुरंत रिज़ाइन करना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा। तो सब लोग सोचे कि अब तो नौकरी का सवाल है। पहले मन में सोच रहे थे बॉस कुछ भी बोले अपन अच्छा बटन लगाते रहो कि कंपनी कैसे प्रोग्रेस करती है, वो बोले तो बॉस को अच्छा लगेगा। पर अब बॉस ने बोल दिया कि तुम ये मत सोचो कि बटरिंग करना है, तुमने नहीं बताया कंपनी कैसे डूबेगी तो तुम सबको यहाँ से छोड़नी पड़ेगी। तो अब तो नौकरी का सवाल आ गया, जॉब का केस आ गया। तो फिर सबने बोलना स्टार्ट किया कि ऐसा करेंगे तो कंपनी डूबेगी, ऐसा करेंगे तो कंपनी डूब जाएगी। हर एक डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी बात की, क्योंकि अब उनके सामने जॉब थी, तो उन्होंने जितनी बातें थी वो कर ली। उसका मतलब ये था कि सर के सामने जो ऑनर थे उनके सामने पूरी लिस्ट क्रिएट हो गई कि मैनेजिंग डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ फॉल्ट होते थे अथवा हो सकते हैं, राइट, जिससे मेरी कंपनी डूबेगी। सेल्स डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ ये लोग गड़बड़ कर रहे थे अथवा कर सकते हैं, उनकी मन की बात बाहर आ गई जिससे मेरी कंपनी डूब सकती है। ऐसे उन्होंने पूरे सबका रिव्यू लेके क्रिएट कर दिया। तो बस आज की मीटिंग एंड हुई, आप लोग जा सकते हो। उसका मतलब उन्होंने पूरा रिव्यू ले लिया कि मेरा एम्प्लॉय कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहा है अथवा कर सकता है, वो अंदर की बात उन्होंने ले ली और इन कारणों से मेरी कंपनी डूब सकती है, वो ऑनेस्टली बता दिया क्योंकि उनका जॉब का समय था। और किस किस ने बोला वो चेहरा भी उन्होंने देख लिया। दैट मीन्स कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है, तभी उसके दिमाग में ये चल रहा है। तो आज कोई उपदेश का टाइम नहीं है। टुडे इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ प्रीचिंग, टुडे इज़ द डे ऑफ फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब समझते? फेयरवेल, FAREWELL, फेयरवेल। बट ऑन द डे ऑफ फेयरवेल आई एम रिक्वेस्टिंग टू आचार्य श्री कि क्या मेरे में अच्छाई है वो मुझे नहीं सुनना है, राइट, आगे मैं और क्या कर सकती वो मुझे नहीं सुनना है। आप प्लीज़ मुझे वो बता दीजिए कि मेरे में क्या क्या माइनस पॉइंट है। जैसे वो कंपनी के ऑनर ने पूछा था कि आप कैसे कैसे कंपनी डूब सकती है, वो सारी चीज़ें बता दीजिए, तो अपने आप उसको आगे क्या करना है वो समझ जाएगा। वैसे कौन कौन से माइनस पॉइंट मेरे में है जिससे आगे मेरा प्रोग्रेस रुक सकता है, वो माइनस पॉइंट बता दीजिए, तो अपने आप ये फेयरवेल वेलफेयर में बदल जाएगा। फेयरवेल का मतलब है विदाई और वेलफेयर का मतलब है कल्याण, राइट। फेयरवेल का जस्ट ऑपोजिट कर। तो आज फेयरवेल के ओकेज़न पर सिर्फ इतना कहूँगी कि क्या हूँ, क्या बनूँगी, what I was, what I want to be, that is not important. What are the minus point of me in my side, वो आप जस्ट बता दीजिए, तो फिर मेरा अपने आप ये फेयरवेल वेलफेयर में हो जाएगा। कुछ न कुछ मैं अपना कल्याण और अच्छा इम्प्रूव कर पाऊँगी। जैसे वो ऑनर ने किया था वैसी ही रिक्वेस्ट मैं आपको कर रही हूँ। और आचार्य श्री के साथ ये कौन सा होके क्या हो गया कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कैसे हिम्मतनगर क्या, अब जो हो गया ठीक है, कुछ माइंडसेट अभी भी नहीं हो रहा है, न मेरा न माताजी का किसी का भी। पर समझो उन जीवों का पुण्य होगा अथवा वहाँ का योग होगा, जो है सो है, एक्सेप्ट सो एज इट इज़, ऐसा समझ करके वहाँ जाना पड़ रहा है। जा नहीं रही हूँ, जाना पड़ रहा है। बाकी अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं है, पर ठीक है, वो योग बन गया। और कुछ ऐसे
स्टार्टिंग में यहाँ पे भी ऐसा ही माहौल था कि थोड़ी पीछे कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, ऐसा स्टार्टिंग में सब घबरा रहे थे। इन बिटवीन वहाँ पे इन्फॉर्म हो गया और वहाँ से वो लोग आ गए। अब कोई समाज आती है तो फिर आचार्यों की आदत होती है कि वो खाली हाथ नहीं भेजते हैं, बस उसमें हम ही फंस गए। और आज जाने का दिन है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल, पर आचार्य को यही बोलूँगी कि हमेशा मैं आचार्य विराग सागर महाराज जी के लिए बोलती थी कि ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग द रोल ऑफ पेरेंट्स, राइट। वो हमेशा एक पेरेंट्स का रोल प्ले करते थे, यानी अभी भी मेरे करते थे, पर वो ही इज़ प्लेइंग ही आया, ही वॉज प्लेइंग, राइट। वो हमेशा ऐसे ही रहते थे कि जैसे एक पेरेंट्स बच्चों को कैसे रखते हैं। आचार्य श्री इज़ लाइक अ बिग ब्रदर, राइट। मोस्ट रेवरेंड आचार्य विभव सागर महाराज जी इज़ लाइक अ बिग ब्रदर, बट फादर की एब्सेंट में बिग ब्रदर इज़ ऑलवेज लाइक सेम लाइक एज फादर, राइट। जब फादर एब्सेंट होता है तो फादर की एब्सेंट में बिग ब्रदर भी क्या होते हैं, फादर का ही रोल प्ले करते हैं। और वही वात्सल्य, वही प्रेम, वही शिक्षा, वही पूरे दिन पढ़ने की आदत, वही पूरे दिन खुश मिजाज वात्सल्य वाला माहौल, और वही पूरे दिन केयरिंग नेचर, बहुत बहुत जो कभी भी आचार्य की कमी नहीं खलने देता, वो आचार्य के साथ रह के हमेशा मिलता है। पहले भी 4 महीने, 4-4.5 महीने मैं परम पूज्य आचार्य विभव सागर महाराज जी के साथ 22 में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये कोइंसिडेंटली इस बार 6 महीने का लग रहा था, पर 6 महीना 2 महीने में ही अपकर्षण हो गया। श्रेणिक राजा का अपकर्षण हुआ था, वो तो अच्छा था 7वें नरक का पहले नरक में, पर ये मेरा 6 महीने का 2 महीने में हो गया। वो मेरे कुछ कर्म का उदय ही समझूँ, नहीं तो मुझे बहुत अच्छा अध्ययन करने का मौका मिलता आचार्य के सानिध्य में। अध्ययन से भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, राइट। आचार्यों के पास खाली आप एक इंटेंट से मत जाओ कि वो ग्रंथ पढ़ा देंगे, वो ग्रंथ पढ़ा देंगे। पढ़ाने वालों की आज के समय कमी नहीं है, राइट। कमी है तो सच्चा अनुभव सिखाने वालों की कमी है। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे धर्म आज के पंचम काल में किया जाता है, वो प्रैक्टिकली समझाने वालों की क्या है, कमी है। तो वो जो अनुभव का समुद्र जो आचार्य के पास है, वो हमको कम मिलेगा, यानी अब तो मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं, पर फिर भी भगवान से और आचार्य के प्रार्थना करती हूँ कि आप भेज तो रहे हो, पर इतना अच्छा आशीर्वाद दीजिए कि जैसे ही चातुर्मास पूरा हो, फिर से आपके सानिध्य में रह के फिर से अच्छा अध्ययन करें, अच्छा अनुभव प्राप्त करें, अच्छा वही वात्सल्य, वही प्रेम। कभी लगता ही नहीं है कि हम क्या करें, पूरा दिन सुबह से शाम निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो लास्ट में मैं वही कहूँगी, आचार्य आप टाइम नहीं है, आप वही आशीर्वाद दीजिए, व्हाट आर द माइनस पॉइंट ऑफ मी। बाकी मुझे आगे पीछे नॉट इंटरेस्टेड, ओनली व्हाट आर द माइनस पॉइंट ऑफ मी, वो मुझे बता देना, तो मैं अपने आप समझ जाऊंगी कि मुझे आगे क्या करना है। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है। ओम श्री माता जी की 4 लाइन मैं गा रही हूँ। पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना, कैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता ज्यों अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। और ये आचार्य के लिए हो गया। अब समाज वालों से इतना कहना है कि इतनी बड़ी जैन समाज है, यानी जैन कॉलोनी की जैन समाज बहुत बड़ी है, एक एक नगर के बराबर आपकी एक कॉलोनी है कि नहीं। यानी कोई टाउन में चले जाओ तो इतना बड़ा टाउन होता है, इतनी पॉपुलेशन, इतने घर वाला एक टाउन होता है, राइट। इतनी आपकी जैन समाज की पॉपुलेशन है जैन कॉलोनी में। तो आपको जो धर्म का ज्ञान मिल रहा है,
जो ज्ञान गंगा यहाँ चातुर्मास में आपको मिल रही है उसको आप ऐसे मत छोड़ना, राइट। जो मिला है उसको डायमंड समझना। क्या समझना? डायमंड समझ के उसकी वैल्यू करना। कांच समझ के फेंक मत देना, छोड़ मत देना। एक एक शब्द डायमंड की तरह है और एक एक साधु, राइट, डायमंड के चूरे के बराबर है। कैसे है? चूरा इसलिए बोला कि आचर्षी डायमंड है और बाकी सारे साधु क्या है? डायमंड का चूरा। तो चूरा होता है ना, उसकी भी बहुत वैल्यू होती है कि नहीं? तो आप एक एक साधु को डायमंड से कम मत आंकना। और सबका अपना अपना नेचर होता है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। खाली आपका विज़न सही होना चाहिए। आपका विज़न एज ए एग्जामिनर है कि एज ए डिवोटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। आपका विज़न साधु को देखने का एज ए एग्जामिनर है, तो पहले तो श्रावक कभी एग्जामिनर बन नहीं सकता, साधु का एग्जामिनर श्रावक कभी हो नहीं सकता। और आपका विज़न यदि वैसा है तो आपको कभी साधु साधु नहीं दिखेंगे, राइट। पर आपका विज़न एज ए डिवोटी है, राइट, डिवोटी जैसा विज़न है तो आपको हर एक साधु डायमंड दिखेंगे और हर एक साधु से आप ढेर सारा अनुभव, वात्सल्य, ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। और ये तो आप करोगे, ये आपका स्वार्थ होना चाहिए, राइट। पर स्वार्थ के साथ सेवा भी होनी चाहिए। तो जितने साधु हैं उनको आप अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपने बहन, अपने बच्चे समझकर जब तक आचर्षी यहाँ है तब तक तो आपको उनकी क्या करनी है? सेवा करनी है। कोई आपको बोले कि ये चीज़ की ज़रूरत है, दैट मीन्स श्रावक इज़ फेल, राइट। कोई बोल रहा है कि ये काम करना है, उसका मतलब श्रावक नहीं सोच पा रहा है, तब जाके साधु बोल रहा है कि ये काम करना है। साधु को कब बोलना पड़ता है? जब श्रावक अपने कर्तव्य को नहीं समझता है। जब श्रावक अपने कर्तव्य को अच्छे से समझ ले तो साधु 3 काल में नहीं बोलेगा, राइट। और जब बोलेगा तब ये समझना कि हम कहीं चूक कर रहे हैं, तो वो चूक आप कभी भी मत करना। और ये चातुर्मास में इतने अलर्ट रहना कि उनके सोचने के पहले आप सोचो। थिंक बिफोर, राइट। आचर्षी के सोचने, संघ के सोचने के पहले हर एक व्यक्ति सोचे कि हमारा अपने अपने लेवल पे क्या कर्तव्य है। खूब आहार, वैयावृत्ति, सेवा करके खुद का लाभ लीजिए, संघ की सेवा करके अपना पुण्य बढ़ाइए, आगे के लिए अपना भविष्य को क्या करिए? प्रोटेक्टेड कीजिए। ऐसे भाव है। यहाँ की कमेटी सभी लोगों ने, हम जितने दिन रहे सभी लोगों ने यथा योग्य ध्यान रखा। पूरे संघ ने भरपूर वात्सल्य दिया। हम अपनी अस्वस्थता के कारण ऊपर बैठते थे, वो अच्छा नहीं लगता था, पर सभी संघ, आचर्षी से लेके सभी मुनि महाराज, आरिका माता जी, क्षुल्लक महाराज जी, क्षुल्लिका माता जी, सभी से इतने दिनों में कोई भी गलती हुई हो, कभी मन से, वचन से, काया से कोई भी त्रुटि हुई हो, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, कभी भाव हो ना हो, पर कभी लग गई हो बात, तो हमें दिल से हम क्षमा याचना करते, मिच्छामि दुक्कडम बोलते, सभी हमें क्षमा प्रदान करें। और फिर से उसी भावना के साथ हम कभी आए तो वही आपकी बुआ माता जी, हम ऑलवेज वही प्रेम वात्सल्य हमको मिले। इसी भावना के साथ आचर्षी के चरणों में बारंबार नमोस्तु।